हाँ, वेलकम बैक क्लास। कल के लेक्चर में हम लोग ने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखा था कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके सिवा हम लोग ने पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स देखा था, समझ आ रही बात, ठीक है। फिर हम लोग ने डिफरेंशिएट किया था कि स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन में क्या डिफरेंस रहता है। स्केलर एडिशन में डायरेक्शन डिपेंडेंसी नहीं आती है, वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन डिपेंडेंट आता है, समझ आ रही बात। उसके सिवा जब मैं स्केलर एडिशन बता रहा हूँ तो मुझे फाइनल डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है रिजल्टेंट का, लेकिन जब मैं वेक्टर एडिशन बता रहा हूँ तो मुझे रिजल्टेंट का फाइनल डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, समझ में आई ना बात, ठीक है। तो उससे हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि वेक्टर मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, कुछ मेजर करके वैल्यू आएगी, उसके सिवा डायरेक्शन होना चाहिए एंड विच ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। व्हाट वाज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? एक ऐसा एडिशन जो डायरेक्शन डिपेंडेंट रहेगा। कैसा डिपेंडेंट रहेगा? डायरेक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। तो हमने देखा था इसी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप के थे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू टाइप्स, एक था मेरे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक था मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, समझ आ रही बात, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का स्टेटमेंट क्या था वो मैंने देख लिया था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का अगर स्टेटमेंट देखना है तो वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल gives me the third side of the triangle, gives me the third side of the triangle, समझ में आ रही बात। This was vector law, triangle law of addition, समझ में आ रही ना बात, ठीक है। आज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे, समझ में आ रही बात। और एक बार ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोग को समझ में आ गया तो मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि एक लॉ ऑफ एडिशन से ही दूसरा डिराइव होने वाला है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही हम लोग नया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बना देंगे, समझ में आ रही ना बात, ठीक है। चलिए भाई, तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कैलकुलेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। देखिए मान के चलो पहला वेक्टर है जिसको मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर, ठीक है। हम लोग ने या तो मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं कि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया ए और बी, तो फिर मेरे पास वेक्टर हो जाता है ए बी वेक्टर, या सिंपली उस वेक्टर को मैंने ए वेक्टर लिख दिया, ठीक है। तो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर, ठीक है। और उससे जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज, मान के चलो सी वेक्टर, रिजल्टेंट जो आ रहा है दैट इज सी वेक्टर, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या है, पहले वो समझो। क्वेश्चन में आपके पास दिया गया, आपको याद होगा कि किसी भी वेक्टर को जब मैं ग्राफिकली डिनोट करता हूँ, ग्राफिकली मतलब जब मैं ड्रॉ करके लाइन एरो से जब ड्रॉ करके मैं डिनोट करता हूँ, ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो उसकी लेंथ के बराबर रहती है। किसके बराबर रहती है? उसके लेंथ के बराबर रहती है, ठीक है। तो मान के चलो अगर ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड याद होगा आप लोगों को, मैं मैग्नीट्यूड जो है वो सिंपली वेरिएबल से डिनोट करता था। तो अगर मेरे पास वेक्टर ए वेक्टर था तो उसका मैग्नीट्यूड सिंपली ए होगा, वैसे अगर मेरे पास वेक्टर बी वेक्टर था तो उसका मैग्नीट्यूड सिंपली बी होगा, समझ में आई बात। लेकिन सर मैग्नीट्यूड तो मतलब लेंथ के बराबर रहता था, इसका मतलब अगर मैंने बोला कि ये ए वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड ए है, मतलब मैं इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूं कि ए वेक्टर की लेंथ जो है, ए वेक्टर की लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू ए, क्योंकि लेंथ ही मैग्नीट्यूड के बराबर है, हमारी बात, ठीक है। सो दिस वाज ए वेक्टर जिसकी लेंथ है मेरे पास ए। वैसे अगर मैंने बोला कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, मतलब बी वेक्टर की लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू बी, बी वेक्टर की लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू बी, हमारी बात। सिमिलरली अगर मैंने बोला कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी है, इसका मतलब सी वेक्टर की जो लेंथ जो है, सी वेक्टर की जो लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू सी, हमारी बात, ठीक है ना। चलिए बोलिए, हाँ अब सुनो, आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि मान के चलो जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, कौन से दो वेक्टर्स को ऐड करना है सर? ए और बी, उन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे जिसका हेड और टेल कोइंसाइड हो रहा है, आई ना बस में, ठीक है। तो अगर मुझे ए और बी को ऐड करना है तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपके पास ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है, ठीक है। यू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी, समझ में आ रही बात। द क्वेश्चन इज, अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, अगर उनका मैग्नीट्यूड दिया गया है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हम लोग को पता करना है, और सर यही तो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन
कि ए और बी को ऐड करके मुझे सी मिलने वाला था, ठीक है। तो जिन दो को ऐड कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन पहले से दी गई थी, और जो आने वाला है रिजल्टेंट उसकी इंफॉर्मेशन आपको निकालना है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो आपके पास ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बी, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी, you have to find the magnitude of C in terms of A and B, in terms of A and B। समझ में आ रही बात, ठीक है। पहले ये समझना है क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या। यार एक बात नोटिस करो, ऐसा कौन सी चीज आप लोगों ने सीखी थी अपने 9-10 तक जिसमें अगर मेरे पास टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें अगर मेरे पास टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिया गया है तो उससे आप थर्ड साइड निकाल सकते थे। ऐसा कुछ ना कुछ आपने एक थ्योरम पढ़ा है, दैट वाज पाइथागोरस थ्योरम। अगर मान के चलो मेरे पास दो साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल दिए गए हैं, मान के चलो ये लेंथ थी ए, ये लेंथ थी बी, तो क्या जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल जो है सी, क्या वो आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? अरे वाह 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 सर, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अगर मेरे पास ए दिया गया है, बी दिया गया है, तो जो सी जो लेंथ रहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे गधेड़ो, ये थ्योरम तो हम लोग सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब मेरे पास दो साइड जो है उनके बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। जब उनके बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं जब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, जब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या जरूरी है कि आपके पास हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा? नहीं सर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सिंपल पाइथागोरस लगा सकते थे, लेकिन अगर ऑब्ट्यूज या अक्यूट एंगल था फिर कैसे करते थे? समझ में आ रही बात? तो ये है अपनी समस्या और उसका समाधान अब हम आपको बताएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? लेकिन भाई मुझे एक बात तो पक्का श्योर, क्या चीज सर? कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता तो उससे मैं दो साइड की लेंथ से तीसरी साइड की लेंथ निकाल सकता, ठीक है। अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता तो दो साइड की लेंथ से मैं तीसरी साइड की लेंथ निकाल सकता था, ठीक है। फिलहाल मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, यही आपकी समस्या है, ठीक है। तो देखते हैं उसको कैसा हल निकालते हैं। देखिए आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, उसके साथ ही साथ मान के चलो एक और इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या इंफॉर्मेशन सर? द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। आपको और क्या दिया गया है? द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब टोटल क्या रिजल्ट, टोटल क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उन दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उन दोनों का मैग्नीट्यूड, और उसके साथ साथ जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनके बीच का एंगल। जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनके बीच का एंगल। समझ आ रही बात, ठीक है। क्योंकि उनके बीच में क्या एंगल है उसके हिसाब से आपके पास रिजल्टेंट की लेंथ चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो रिजल्टेंट ज्यादा हो सकता है, अगर एंगल मेरे पास 90 है तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर एंगल अक्यूट है तो रिजल्टेंट और कम हो सकता है। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। इसका मतलब मुझे तो ये समझ में आ गया कि जो रिजल्टेंट आने वाला है, जो रिजल्टेंट आने वाला है सी, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ टू साइड्स, ठीक है, वो लेंथ ऑफ टू साइड्स पे डिपेंड करेगा, और एक और बात पे डिपेंड करेगा कि वो दोनों साइड के बीच में एंगल कितना था। समझ आ रही बात, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट सी आने वाला है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ टू साइड्स, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड एंड एंगल बिटवीन द टू साइड्स। समझ आ रही बात? समझा नहीं समझा? ठीक है। हाँ भाई, तो आपको पता करना था कि C की वैल्यू कितनी है, आपको पता करना था कि C की वैल्यू कितनी है, और आपको दिया क्या क्या दिया है? फर्स्ट साइड की लेंथ, सेकेंड साइड की लेंथ एंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। समझ आ रही बात, ठीक है। मतलब क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या गिवन है एंड क्या टू फाइंड है, वो आपको समझ में आ गई बात। गिवन इज फर्स्ट साइड की लेंथ, सेकेंड साइड की लेंथ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बी एंड थीटा, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? थर्ड रिजल्टेंट साइड की लेंथ, दैट इज सी, ठीक है। अब सुनिए कैसे करते हैं। सबसे पहली बात एक देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की कंडीशन क्या थी? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग सिर्फ तब डिफाइन कर सकते थे जब दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल मैच हो रही थी, टेल से टेल कोइंसाइड हो रही थी। आ रही बात समझ में? हाँ भाई क्लास, ठीक है।
तो मुझे समझ में आ गई बात कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग तब डिफाइन कर सकते थे जब दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल कोइंसाइड हो रही थी। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। आपको दिया गया है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। आ रही है इसमें? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर हमको डिफाइन करना है तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सर, टेल से टेल मैच करनी चाहिए। अगर मैं देखूं ए वेक्टर की टेल, तो ए वेक्टर की टेल है भाई साहब यहां पे। बी वेक्टर की अगर मैं टेल देखता हूं तो बी वेक्टर की टेल यहां पे। तो क्या ए और बी की टेल कोइंसाइड कर रही है क्या सर? नहीं सर। तो क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? नहीं। तो क्या फिलहाल मैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स डिफाइन कर सकता हूं क्या? नहीं। समझ में बात? एंगल बिटवीन वेक्टर्स डिफाइन करने के लिए दोनों की टेल कोइंसाइड होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो जब मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग यूज करते थे पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। हम लोग क्या यूज करते थे? पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा ए वेक्टर था इसको पैरेलल शिफ्ट करके मैंने आगे रख दिया। ठीक है, ए वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट करके आगे रख दिया यहां पे, सच दैट अब ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल कोइंसाइड हो रही है। सच दैट अब ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल कोइंसाइड हो रही है। समझ आ रही बात? ठीक है, तो क्या मैं अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स डिफाइन कर सकता हूं? हाँ सर, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा जो है वो ये वाला एंगल था, दिस इज थीटा। समझ आ रही बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा ये है मेरे पास। ठीक है ना? अब देखिए यार, मुझे पता है कि अगर मुझे दो साइड की लेंथ दी गई है और अगर मुझे तीसरी साइड की लेंथ निकालना है तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। फिलहाल है क्या राइट एंगल ट्रायंगल? नहीं सर, लेकिन मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? देखो, ये लेंथ थी मेरे पास A, दिस लेंथ वाज B। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। समझ में आ रही बात? B वेक्टर के हेड से जो ए वेक्टर का एक्सटेंडेड रीजन था वहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से देखो मेरे पास क्या हो रहा है, अच्छे से देखो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे? ये वाला ट्रायंगल। समझ बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे पास दो साइड दिए गए और तीसरी साइड निकालना है तो मुझे यूज पाइथागोरस थ्योरम ही करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यूज पाइथागोरस थ्योरम ही करना पड़ेगा, क्योंकि सर आता ही वही है, कोई नई चीज क्यों सीखेंगे? जब मेरे पास ऑलरेडी एक रिजल्ट है तो उसी को यूज कर दें, और वो रिजल्ट यूज करने के लिए मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए था। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। मैंने क्या कर दिया? बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। हमारी बात? तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमारी बात? ठीक है, ये एंड ये। हमारी बात? जिसमें ये एक साइड है, ये एक साइड है, एंड दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द हाइपोटेनियस। अच्छे से देखो, ये जो हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस वो किसकी लेंथ के बराबर है? सी लेंथ के बराबर है, जो हमको पता करना था। आ रही है उसमें? मैंने एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जिसका हाइपोटेनियस सी के बराबर। समझ आ रही है बात? ठीक है, समझा नहीं समझा? ठीक है, सो दिस इज अ जुगाड़, और ये जुगाड़ आप लोगों को बहुत जगह काम में आते हैं। समझ आ रही ना बात? मैंने आपको पहले ही बोला था, फिजिक्स में मुझे क्या पूछा गया, फिजिक्स के हिसाब से मुझे बस ये पूछना था कि अगर आपके पास ए, बी और थीटा दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। दिस वाज द क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? तो मुझे समझ में आ रहा था, अब ये प्योर मैथ चल रहा है मेरे पास, तो मुझे ये पता था कि अगर मुझे तीसरा साइड निकालना है और दो साइड दिया गया है तो ऐसी एक चीज सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम था। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन सर पाइथागोरस थ्योरम लगता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये बन गया मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल। एक एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन किया था। हमारी बात? ठीक है, जिसमें एक साइड ये है, एक साइड ये है, एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस किसके बराबर आ रहा है सर? सी के बराबर। वही तो सर निकालना था। हमारी बात? इसका मतलब अगर मुझे ये साइड की लेंथ और ये साइड की लेंथ मिल गई तो क्या मैं सी की लेंथ निकाल सकता हूं सर? बिल्कुल निकाल सकता हूं। समझा नहीं समझा? कैन? गुड। अब देखिए, this was C,
दिस वाज ए, दिस वाज बी। समझ आई बात? अब अगर मेरे पास ए वेक्टर यहां से यहां तक है, अगर मेरे पास ए वेक्टर यहां से यहां तक है, मतलब ए लेंथ इतनी थी, ए लेंथ इतनी थी, बी वेक्टर यहां से यहां तक है, मतलब बी लेंथ इतनी थी। समझ आई बात? समझा नहीं समझा? लेकिन मेरा राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ यहां तक है या आगे तक एक्सटेंडेड है? सर आगे तक एक्सटेंडेड है। तो मैं क्या करता हूं, मान के चलो इस लेंथ को मैंने बोल दिया x, क्या बोल दिया मैंने? x, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया y, इसको मैंने बोल दिया y। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो जो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा था, जो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा था, ठीक है, उसको अलग से बना लेते अपन लोग। तो राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज की लेंथ किसके बराबर थी सर? हाइपोटेन्यूज की लेंथ किसके बराबर थी मेरे पास? c के बराबर। ये वाली साइड की लेंथ किसके बराबर है सर? यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक x, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई सर? a प्लस x। ये लेंथ किसके बराबर है सर? ये लेंथ है मेरे पास y के बराबर, ठीक है। तो जो डिजायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल है, जो आपने राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए आपको, उसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ c है, ये वाली लेंथ a प्लस x है, ये वाली लेंथ y। समझ में आ रही बात? अच्छा सर क्या a दिया हुआ था? हाँ सर। और c आपको पता करना था। इसका मतलब अगर मुझे x और y की वैल्यू पता चल जाए, अगर मुझे x और y की वैल्यू पता चल जाए, तो मुझे a प्लस एक्स पूरा पता चल गया, y पूरा पता चल गया, तो यूजिंग पाइथागोरस क्या मैं c निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं। अच्छा एक काम करो, इस ट्रायंगल को ऐसे ही रहने देते अपनी c a प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे x और y निकालना है तो अच्छे से देखो, x और y जो है, ठीक है, x और y जो है वो इस छोटे से ट्रायंगल का पार्ट है। समझ में आ रही बात? वो इस छोटे से ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर मैं अलग से बना देता हूं, इस छोटे से ट्रायंगल को अगर मैं अलग से बना रहा हूं, तो ये साइड लेंथ कितनी थी सर? सर दिस वाज b। ये एंगल कितना सर? दिस एंगल इज थीटा। ये साइड कितनी है सर? ये साइड है x। ये साइड कितनी है सर? ये साइड है y। समझ आ रही बात? ठीक है। तो बेसिकली x और y भाई साहब एक और ट्रायंगल का हिस्सा था, वो था ये वाला छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है। सर इससे क्या फायदा हुआ? अच्छे से देखो, क्या मेरे पास थीटा और b दिया हुआ था? हाँ या नहीं? थीटा और b दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये थीटा के लिए एडजेसेंट साइड है, ये थीटा के लिए ऑपोजिट साइड है, और ये थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज है। कुछ याद आ रहा हूं आपको सर? ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से देखो तो मेरे पास एक फंक्शन था कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है सर मेरे पास? कॉस थीटा होता है मेरे पास एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट लेंथ किसके बराबर थी सर मेरे पास? x के बराबर, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है सर? b के बराबर। समझ में आ रही बात? तो मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन b, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू, ठीक है, एक काम करते हैं नीचे कंटिन्यू करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन b। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? b को उस साइड भेज दो, x इज इक्वल टू b cos थीटा। x इज इक्वल टू b cos थीटा, मतलब एडजेसेंट साइड आ गया मेरे पास b cos थीटा। वैसे अगर मुझे y निकालना है तो y आ रहा है ऑपोजिट साइड, और नोन क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा कौन सा फंक्शन आता है जिसमें मेरे पास ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज आता है? सर साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रही बात? मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कितनी लेंथ के बराबर थी सर? y के बराबर, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है सर? b के बराबर। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, b को इस साइड भेज दो, y इज इक्वल टू b साइन थीटा, मतलब ये लेंथ आ गई मेरे पास b साइन थीटा। ओहो, मतलब सर आपके पास x की वैल्यू मिल गई b cos थीटा, y की वैल्यू आ गई b साइन थीटा, तो यहाँ पे x मिल गया, y मिल गया। समझ में आ रही बात? तो अगर मुझे x और y मिल गया तो क्या मैं रिजल्टेंट c निकाल सकता हूँ? हाँ सर, अब मैं रिजल्टेंट c निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए c मेरे पास कितना आ रहा है। देखिए भाई अच्छे से देखो, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में लिख सकता हूं मैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहला साइड इज a प्लस एक्स,
मतलब a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस दूसरा साइड इज y मतलब y का स्क्वायर। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने लिख दिया c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, x था कितना सर मेरे पास b cos थीटा। आरियस में अच्छे से देखो x और y आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, लेकिन आपके पास b और थीटा दिया हो गया था। ठीक है, इस वजह से मैंने x को भी b और थीटा के टर्म्स में निकाल लिया, मैंने y को भी b और थीटा के टर्म्स में निकाल दिया, और वो वैल्यूज में अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। समझ आई बात? तो क्या a दिया गया था? बिल्कुल दिया गया था। b दिया गया था? बिल्कुल दिया गया था। क्या थीटा दिया गया था? ये सर ये भी दिया गया था। अब मतलब सारी नोन वैल्यूज आ गई मेरे पास। ठीक है, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया मेरे पास a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, y वैल्यू मेरे पास कितनी थी? b sin थीटा, मतलब b sin थीटा का होल स्क्वायर। समझ आ रही बात? ठीक है, गुड। तो c मेरे पास हो गया अंडर रूट ऑफ a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं एक्सपैंड कर सकता हूं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ आ रही बात? इस स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया, तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ आ रही बात? प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू c। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर को मैं एज इट इज रख रहा हूं प्लस, अच्छे से देखो जब मैं b cos थीटा को x का होल स्क्वायर जब मैं एक्सपैंड करता हूं, ठीक है, तो वो हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आ रही है उसमें, जब मैं b cos थीटा का होल स्क्वायर कर रहा हूं, समझ आ रही बात? ठीक है, तो जब मैं b cos थीटा मतलब बेसिकली ये b इंटू cos थीटा है। ठीक है, तो जब मैं इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं तो ये स्क्वायर b पे भी चले जाएगा, cos पे भी चले जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब मैं b sin थीटा को एक्सपैंड कर रहा हूं, b sin थीटा का होल स्क्वायर, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। समझ आ रही बात? तो यहां से आएगा मेरे पास b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको एज इट इज रख रहा हूं 2ab cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, मेरे पास क्या हो जाएगा? b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। समझ आ रही बात? सर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां पे है b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो क्या इन दो से मैं b स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? अगर मैंने b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता कितना है सर? 1। समझ आ रही बात? ठीक है, चलो देखते हैं इसको। a स्क्वायर प्लस यहां से और यहां से मैंने b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला टर्म एज इट इज 2ab cos थीटा। समझ आ रही बात? ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? 1। तो ये बेसिकली हो गया b स्क्वायर इंटू 1 मतलब b स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ आ रही बात? समझा नहीं समझा? तो मेरे पास रिजल्टेंट की लेंथ कितनी आ गई? c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। समझ आ रही बात? मतलब c जो है मेरे पास, जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा उसकी लेंथ आती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा सर, अब किसी भी वेक्टर में जो लेंथ रहता है, किसी भी वेक्टर में जो मेरे पास लेंथ रहता है, वही तो बेसिकली मैग्नीट्यूड बता रहा होता है, वही तो मेरे पास मैग्नीट्यूड बता रहा होता है। इसका मतलब अगर c की लेंथ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आई है, मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ c इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ आ रही बात? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ c इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ आ रही बात? ठीक है, अब सुनो, ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है जिसमें आप लोगों को प्रूफ रटना है और बाद में खुद ब खुद वैसे ही छापना है। हाँ, यहाँ पे प्रूफ रटने नहीं है। एक बात समझो कि जो भी आप लोग प्रूफ देख रहे हैं वो आपको आगे जाके कैलकुलेशंस में काम में आएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो कोई भी चीज रटना नहीं है, पहले उसको समझो। नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो पहले पूरा देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया। ठीक है, और हर स्टेप मैंने क्यों किया। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्योंकि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये लेंथ और ये लेंथ मुझे पता नहीं थी, तो पहले ये दो लेंथ मैंने अलग से छोटे ट्रायंगल से निकाला, फिर यहाँ पे पुट किया बड़े ट्रायंगल में, और फिर मैंने फाइनली बड़े ट्रायंगल से सी की लेंथ निकाल दी। समझ में बात? तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, फिजिक्स की अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यही सारे जो रिजल्ट जो आते हैं ना, इसी को प्रूव करना अच्छे से सीखो।
समझ में आ रही बात? दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन फिजिक्स, समझा? ठीक है ना? तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अब समझो, वी कैन कंक्लूड कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं जिनको ऐड करना है, ठीक है, दो वेक्टर्स दिए गए जिनको ऐड करना है, जिसमें से एक का मैग्नीट्यूड है a, दूसरे का मैग्नीट्यूड है b, एंड द एंगल बिटवीन a एंड b इज थीटा, ये आपको दिया गया है। ठीक है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है b, और द एंगल बिटवीन a एंड b इज थीटा, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड जो रहेगा, रिजल्टेंट कौन सा है यहाँ पे? सी वेक्टर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड बेसिकली उसकी लेंथ के बराबर आ रही है। लेंथ कितनी आई थी मेरे पास? √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया है और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिया गया है, तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। समझा रही बात? समझा नहीं समझा? अगर मेरे पास दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया है और उनके बीच का अगर आपको एंगल दिया गया है थीटा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज √a² + b² + 2ab cos थीटा। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये सारी चीज मैं मिटा देता हूं। हाँ देखिए, अब तक की कहानी ये है कि मुझे a पता था, b पता था, मैंने x और y निकाल लिया, x और y निकाल के मैंने टोटल c निकाल लिया। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, अब देखो, आपको पूछा गया है नेक्स्ट पार्ट, क्या पहला पार्ट था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ c। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर c एंड फर्स्ट वेक्टर a। फाइंड द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर c एंड फर्स्ट वेक्टर a। समझ आ रही बात? ठीक है, मतलब कौन से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है आपको? सर, c वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल। समझ आ रही बात? अब जैसी मैंने सुना सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या क्लिक करेगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भाई साहब तब आता है जब मेरे पास पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड होता है। ठीक है, तो देखते हैं सर कि जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, क्या उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर मैं अच्छे से नोटिस करूं तो जो फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, उसका टेल कहां पे आ रहा है? सर यहाँ, ए वेक्टर का टेल यहाँ पे आ रहा है। जो दूसरा वेक्टर है सी वेक्टर, उसका मेरे पास टेल कहां पे आ रहा है? सर यहाँ पे आ रहा है। हमारी बात मतलब क्या फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का टेल क्या कोइंसाइड कर रहे हैं? हाँ या नहीं? तो क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? मतलब दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी वेक्टर। मान के चलो उस एंगल को मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं। किससे डिनोट कर रहा हूं? अल्फा से। समझ में आ रही ना बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, अब एक बात समझो, अगर आप लोगों को अच्छे से याद होगा, आप लोग को सिर्फ कुछ गिने चुने ही एंगल्स थे जिनकी साइन, कॉस या टैन की वैल्यूज पता थी, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? अब अगर कोई भलता सा एंगल आ गया तो क्या उसकी आप साइन और कॉस की वैल्यू बता सकते हो क्या? नहीं। समझ में आ रही बात? अब क्या जरूरी है कि ये जो एंगल अल्फा है ये 0, 30, 45, 60 या 90 हो? सर बिल्कुल जरूरी नहीं, ये एंगल अल्फा कुछ भी हो सकता है मेरे पास। आ रही बस में? ठीक है, तो जब आपको पूछा गया है फाइंड द एंगल अल्फा बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर आपको पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब आपको इनडायरेक्टली वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन अल्फा बिटवीन द वेक्टर्स। समझ में आ रही बात? अगर आपको पूछा गया कि कोई एंगल अल्फा कितना है, मतलब आपको उसकी टैन अल्फा की वैल्यू बतानी है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये एक छुपी हुई बात वो बोल रहा है। समझ में आ रही बात? जैसे कि पीके में बोलते हैं ना कि यहाँ पे बोल कुछ और रहे हैं और उसका मतलब कुछ और होता है, तो ये चीज हमारी बात बोल रहा है कि भाई एंगल अल्फा निकालना है, लेकिन एक्चुअली में आपको निकालना क्या है? टैन अल्फा।
हमारी बात ठीक है। अब अगर tan अल्फा की एक नोन वैल्यू आ गई, जैसे कि मान लीजिए tan अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो tan की वैल्यू 1 कब होती है मेरे पास 45 डिग्री पे, फिर आप कमेंट कर सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 45। लेकिन अगर मान लीजिए tan अल्फा की वैल्यू कुछ 2 आ गई, तो tan की वैल्यू 2 कब होती है आपको पता है क्या? नहीं सर, तो आप उसको एज इट इज वैसे ही रहने दोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू 2। समझा? ठीक है। तो अगर आपको पूछा गया फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, मतलब आपको इनडायरेक्टली पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। अब अगर tan अल्फा नोन है तो आप उसके अल्फा की वैल्यू बता सकते हो, अगर tan अल्फा नोन वैल्यू नहीं आ रही है तो उसको एज इट इज वैसे ही रहने दो। ठीक है, चलिए भाई, तो मुझे अगर पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, मतलब मुझे उसके tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अच्छे से देखो, ये जो एंगल अल्फा, देखो यार ये वाला डायग्राम में बहुत खिचड़ी दिख रही है सर, ठीक है, लेकिन यही वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, अब एक बात सुनो, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू, ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोग ने पढ़े थे वो किस टाइप ऑफ ट्रायंगल के लिए आप लोग ने पढ़े थे? वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने पढ़ा। हमारी बात ठीक है। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप लोग ने सिर्फ कहां पे पढ़ा था? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ा था। ठीक है, तो जो पहले इनिशियल एंगल ट्रायंगल जो दिया गया था, ये वाला ABC वाला, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल था क्या सर? नहीं सर, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, ये बड़ा वाला, ये बड़ा भाई साहब। हमारी बात विच वाज दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर मुझे इस अल्फा का tan की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए रहेगा। ठीक है, अब अगर ये एंगल अल्फा है तो अच्छे से देखो, ये वाला एंगल अल्फा। हमारी बात, तो अगर आपको tan अल्फा निकालना है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल से आप tan अल्फा निकालना है। ठीक है, अगर आपने वो छोटा वाला ट्रायंगल दिया रहता तो क्या 90 डिग्री था क्या मेरे पास? नहीं सर, तो यहाँ पे आप छोटे वाले ट्रायंगल से tan अल्फा की वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, बड़े वाले ट्रायंगल से आपको tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है। हमारी बात क्यों? क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और साइन, कॉस और tan आप तभी निकाल सकते हो जब मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, तो ये आ गया भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल। हमारी बात, अब अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारी बात अच्छे से देखो, अगर ये एंगल अल्फा है तो एंगल के बाजू वाला साइड ये होता है एडजेसेंट साइड, एंगल के सामने वाला साइड होता है ऑपोजिट साइड, और ये सबसे बड़ा साइड होता है मेरे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर मैंने बोला है कि व्हाट इज tan अल्फा, तो tan अल्फा होता है मेरे पास ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan अल्फा होता है मेरे पास ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हमारी बात tan अल्फा होता है मेरे पास ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ये सब आप लोग 10th में पढ़ा ही था। ठीक है, तो tan अल्फा हो गया मेरे पास ऑपोजिट लेंथ कितनी थी सर? y अपॉन एडजेसेंट लेंथ कितनी थी सर मेरे पास? a प्लस x। हमारी बात, ऑपोजिट थी मेरे पास y, एडजेसेंट थी मेरे पास a प्लस x। सर y और x तो मेरे पास, अरे सर पता है y और x मुझे पता है, आपको याद होगा y आया था मेरे पास b साइन थीटा, x आया था मेरे पास b कॉस थीटा, जब मैंने छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखा। हमारी बात, तो क्या y की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। क्या x की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। तो क्या tan अल्फा निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y हो गया मेरे पास b साइन थीटा अपॉन x कितना हो गया भाई साहब? a प्लस b कॉस थीटा। हमारी बात, मतलब tan अल्फा मेरे पास आ गया b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। हमारी बात ठीक है, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड c एंगल, जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का अगर आपको एंगल निकालना था tan अल्फा, दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। हमारी बात ठीक है, गुड। आज के लिए अपने पास इतना ही। आज हम लोग ने क्या क्या देखा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, वो तो हम लोग को ऑलरेडी पता था। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में मेरे पास अगर दो साइड्स का लेंथ दिया गया है, जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उसका लेंथ दिया गया है, और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिया गया था, ठीक है, और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिया गया था, तो हम लोग ने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, और वो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है वो निकाल लिया। हमारी बात, वो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है वो हम लोगों ने निकाल दिया। हमारी बात ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना आ रहा था सर मेरे पास? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, सॉरी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो आया था मेरे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वहां पे शायद आप लोगों को विजिबल ना हो, ठीक है, यहीं पे अपन लिखते हैं
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आया था मेरे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और ये जो एंगल अल्फा बन रहा था, मतलब रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा था tan अल्फा, दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। आप लोग के लिए होमवर्क क्या है, मैंने c और a के बीच का एंगल अल्फा निकाला, आप लोग को c और b वेक्टर के बीच का एंगल, मान के चलो वो बीटा है, c और b वेक्टर के एंगल जो है उसको मैं बीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। एंगल बिटवीन c एंड b वेक्टर मान के चलो उसको मैं बीटा बोलता हूँ। You have to find the value of tan beta. You have to find the value of tan beta in terms of a, b and theta. In terms of a, b and theta. ये आज आपका होमवर्क। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई है। कोई भी कष्ट, कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या, दिक्कत कुछ भी हो, बिल्कुल आप बेझिझक कॉल करिए, बेझिझक व्हाट्सएप करिए। पहले व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा कि आप लोग को क्या क्या डाउट था, ठीक है ना। फिर मैं आपको वहीं पर रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।